relation between position vector and coordinates of point P. Coordinates of point P. करें शुरू। सो नॉर्मल दोनों के बीच में रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यहां मैं एक इमेज ड्रॉ कर रही हूं, देखना एक बार और समझना इसको। इसको अच्छे से बना लो। क्लियर है? ये रहा इसका ओरिजिन और यहाँ पे पार्टिकल सिचुएटेड पॉइंट पी पर। एंड एक्स एक्स डिफाइन कर दो इसकी, दिस इज एक्स एक्सिस और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है आई के, एंड दिस इज वाई एक्स एक्स और इसके अलोंग जे कैप, यही होता है ना। एंड दिस इज जेड एक्स एक्स और इसके अलोंग क्या होता है के कैप। क्लियर है? नाउ हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन को डिस्क्राइब करना है। सो पहले तो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं कि पॉइंट आपका पार्टिकल यहाँ सिचुएटेड है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सिंपल लाइन जॉइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, हमने इसको आर से डिनोट कर दिया। अब आपका टारगेट क्या है कि आपको पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करना है, तो आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब कर देते हैं। कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब करो, पॉइंट पी से इस प्लेन में यदि आप नॉर्मल लेंथ ड्रॉ करते हो तो वो एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी से जेड एक्स प्लेन में नॉर्मल लेंथ ड्रॉ करते हो तो वाई कोऑर्डिनेट। ओके, पी पॉइंट से एक्स और वाई प्लेन में नॉर्मल लेंथ ड्रॉ करते हो तो वो क्या होता है जेड कोऑर्डिनेट। क्लियर है? इसकी नेमिंग भी कर दो। चलो नेमिंग करते हैं इसकी, ए बी, यहाँ पे पी है, सी ओ है, यहाँ पे डी और ये ई और ये एफ। करें स्टार्ट। किस तरह से हमें रिलेशन डिस्क्राइब करना है, रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन रूल को अप्लाई करेंगे। सिंपल वेक्टर एडिशन रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वेक्टर एडिशन रूल आता है, देखो एक बार कैसे वेक्टर एडिशन हम अप्लाई करते हैं। इफ आई हैव 3 वेक्टर्स ए B and C. If I have 3 vectors A, B and C. तो वेक्टर एडिशन रूल का सिंपल सा फंडा है, दिमाग में केवल एक ही चीज रखनी है, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की यदि टेल है तो वो दोनों क्या होते हैं, एड होते हैं। इसको हम बोलते हैं एरो को हेड, और ये जो पॉइंट होता है इसका लास्ट वाला उसे हम क्या बोलते हैं, टेल। ओके, तो किसी भी वेक्टर के हेड पे यदि उसकी टेल होती है तो वो दोनों क्या होते हैं, एड होते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम एड करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके हेड पे इस वाले वेक्टर की क्या है, टेल है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, अनदर सी वेक्टर के। क्लियर है? इसी तरह से हमें यहाँ पे भी क्या करना है, वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करना है, और आर के बीच में और एक्स वाई जेड के बीच में, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमें रिलेशन को डिस्क्राइब करना है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, क्या करना है, सिंपल हेड पे यदि टेल होती है तो हम दोनों वेक्टर को हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल एड करना है, और किसके इक्वल होगा, वो तीसरे वेक्टर के इक्वल होगा। सो करें स्टार्ट। इस डायग्राम पे जाते हैं हम, देखो समझना मैं किस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे भी एक वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ, ये रहा ओ बी वेक्टर, ओके, एंड ये रहा आपका बी पी वेक्टर। क्लियर है? ट्रायंगल ओ बी पी, किसकी बात कर रही हूँ मैं, ट्रायंगल ओ बी पी। क्लियर है? यदि आप इस पर वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करते हो तो ओ बी इसका हेड इसकी टेल पे है, तो ओ बी प्लस बी पी, ओ बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ पी वेक्टर के। और ओ पी वेक्टर को आप क्या डिनोट कर रहे हो, आर वेक्टर, या दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर। ओके, सो नाउ बीपी तो आपको पता है कि बीपी को आपने किससे डिनोट किया है, वाई कोऑर्डिनेट से, बट ओबी नहीं पता, ओबी नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम ओबी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, ओबी को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो ये x है तो ये वाला कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, x होगा। यहाँ ये क्या है, z, तो ये वाली लेंथ भी क्या है, z है।
ठीक है, ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर, तो आप इस पे अगेन क्या करोगे, वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करोगे। तो अप्लाई कर दो वेक्टर एडिशन रूल, इसके हेड पे इसकी टेल। तो नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी, ध्यान रखना मुझे क्या करना है, ओ बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओ बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं कहाँ जा रही हूँ, ट्राइंगल ओ ए बी पे। ओके, सो नाउ अप्लाई करो। ओ ए वेक्टर, इसकी हेड इसकी टेल पे है, मतलब प्लस ए बी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा, ओ बी वेक्टर के। किसके इक्वल है, ओ बी वेक्टर के। इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। सो नाउ ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, लिखो यहाँ पे, ओ ए क्या है, जेड, ओ ए क्या है, जेड। तो इसको मैं यूनिट वेक्टर के साथ लिख लूँ, इसके यूनिट वेक्टर के साथ। जेड का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे के कैप प्लस ए बी एक्स आई कैप। क्लियर है, दिस इज इक्वल टू ओ बी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इफ आई सब्सटीट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, देखो यदि मैं ये वैल्यू ओ बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी तो आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या आ रहा है, देखो ओ पी या फिर आर वेक्टर इक्वल टू, क्या कर रहे हैं हम, ओ पी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो पुट करो, कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे, एक्स आई के प्लस जेड के के प्लस बीपी, बीपी तो आपको पता है ना, बीपी क्या है यहाँ पे, वाई जे के। सो आर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। तो जहां पे भी हम पोजीशन वेक्टर को यूज में लेंगे तो आपको उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। आया समझ में, इसमें किसी भी चीज का खेल नहीं है, जस्ट सिंपल वेक्टर एडिशन रूल ही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। नाउ यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ या इसकी लेंथ की बात करूँ कि इसकी लेंथ क्या होगी, आर वेक्टर की लेंथ क्या होगी, लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ना, वेक्टर यदि आपको पता है। सो मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखोगे, या फिर लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ आर वेक्टर। यदि मैं इसकी बात करूं, लेंथ ऑफ आर वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड क्लियर है, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। किस तरह से निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इस तरह से आप लेंथ ऑफ वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। सो नाउ हम मूविंग पार्टिकल की बात करते हैं कि कोई पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो आप उसकी पोजीशन को किस तरह से डिस्क्राइब करोगे। नॉर्मल यदि पार्टिकल रेस्ट पे था तो हमने बता दिया कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो पोजीशन वेक्टर के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हो, एक कोऑर्डिनेट के थ्रू डिफाइन कर सकते हो, और हमने उन दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल लिया कि उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। नाउ यदि पार्टिकल मूविंग है, मूविंग पार्टिकल का पोजिशन हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। सो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या होगा, पोजिशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। करिए इसको इरेज। पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल की क्या पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। करें इसको स्टार्ट। जस्ट सिंपल, अगेन कोई भी पार्टिकल है वो यहां सिचुएटेड है, क्या करोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एट टाइम t1 जो पार्टिकल की पोजीशन है वो कहाँ है, 8 पॉइंट A।
ओके, ए टाइम t2 पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, बी। पार्टिकल है टाइम t1 पे तो ए पोजीशन में सिचुएटेड है और ये मूव कर रहा है एट टाइम t2 कहाँ पे है इसकी पोजीशन, 8 पॉइंट बी। अब हमें क्या करना है, पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल को डिनोट करना है। तो ऑब्वियस सबसे पहले अभी टॉपिक हमने पढ़ा है, क्या करना है, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है। हमने ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इसे मैंने r1 से डिनोट कर दिया कि इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, r1 वेक्टर। नाउ एट टाइम t2 पार्टिकल की पोजीशन ये है, तो इसको किससे डिस्क्राइब करेंगे, बाय पोजीशन वेक्टर। इसे हमने डिस्क्राइब कर दिया बाय r2। यहाँ तक कोई इशू है। अब हमें क्या करना है, मूविंग पार्टिकल की। मूविंग पार्टिकल इट मीन जो पार्टिकल है टाइम के साथ क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ए बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करें, देखो यहाँ पे 3 वेक्टर्स है, दिस दिस एंड दिस। क्या अप्लाई करोगे, सिंपल वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करोगे तो आपके पास ए बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। करें स्टार्ट। सिंपल, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t1 is r1 and at time t2 is r2। पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ओके, सो इसका जो ये पोजीशन है वो क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ यदि चेंज हो रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको थोड़ा छोटा कर लो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ए बी, और इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा ऑफ आर। ओके, अब डेल ऑफ आर की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करो। इसको मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, डेल ऑफ आर रिप्रेजेंट किया। नॉर्मल वेक्टर एडिशन रूल अप्लाई करो। वेक्टर एडिशन रूल, इसके हेड पे इसकी टेल है, इट मीन यहाँ पे क्या लिखोगे, r1 प्लस डेल ऑफ r किसके इक्वल होगा, ये r2 के। क्लियर है। सो डेल r की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, r2 माइनस r1, और यही किस चीज को शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। व्हाई, बिकॉज पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, r2 माइनस r1, एंड दिस डिनोट्स पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। नाउ टाइम इंटरवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना होगा, सिंपल, टाइम में क्या क्या कितना चेंज हो रहा है, टाइम इंटरवल, या हम बात करें इसको डेल्टी कितना होगा, t2 माइनस t1। चेंज कितना हो रहा है टाइम में, t2 माइनस t1। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जस्ट सिंपल डेल ऑफ आर बाय डेल ऑफ टी। क्लियर है। नाउ इफ डेल टी क्या है, इनफाइनाइटिसिमल स्मॉल, डेल टी की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। यदि डेल टी की वैल्यू बहुत कम है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डेल टी टेंस टू 0। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल आर बाय डेल टी, एंड दिस इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी। और डी आर बाय डी टी को आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इस वेलोसिटी से पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर है। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यदि उसकी वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है तो आप उसे क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। यदि मैं यहीं से एक्सेलरेशन को डिफाइन करूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv बाय dt। वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यदि यहां पे ये है रिपीट, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ
velocity, rate of change of velocity. It means dv by dt and this is known as acceleration of particle. A यहाँ पे क्या होता है? acceleration of particle, acceleration of particle. क्लियर है? सो इस तरह से मूविंग पार्टिकल की यदि आपको पोजीशन डिस्क्राइब करनी है तो आप किससे डिस्क्राइब करोगे? डेल आर, और डेल आर की वैल्यू क्या होगी? r2 माइनस r1. और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उसको आप क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल a. देखो इसके बाद में आपको एक दो और डेफिनेशन है वो क्लियर कर देती हूँ कि वो क्या होते हैं. लाइक इवेंट की मैं यदि बात करूँ तो आप इवेंट से क्या समझते हो? इवेंट क्या है? टाइम ऑफ अकरेंस एंड पॉइंट टेकन टुगेदर. टाइम ऑफ अकरेंस एंड पॉइंट टेकन टुगेदर इज नॉन एज इवेंट. सिंपल. पॉइंट्स को और टाइम को हमें क्या लेना है? साथ में लेना है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? इवेंट. सो लिखते हैं time of occurrence and point taken together is known as event. समझ आया? इवेंट का मतलब समझ आया? नाउ इस इवेंट को जिससे भी हम ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर. वो क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वर कहलाएगा. और ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वर एक पर्सन ही हो, वो एक इक्विपमेंट भी हो सकता है, कोई उपकरण भी हो सकता है. सो नेक्स्ट डिफाइन करें. नेक्स्ट हम डिफाइन कर रहे हैं किसको? ऑब्जर्वर को. क्या होगा ऑब्जर्वर? ए पर्सन और इक्विपमेंट. इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण. ए पर्सन और इक्विपमेंट विच कैन लोकेट मेजर और इंटरप्रेट एन इवेंट. जो एक इवेंट को ऑब्जर्व करता है, मेजर करता है और इंटरप्रेट करता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर. A person or equipment which can locate, measure and interpret is known as event. An event उसे ही हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वर. क्लियर है? सो आई थिंक ऑब्जर्वर की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई. सो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है पार्टिकल. पहले पार्टिकल को समझा. पार्टिकल क्या होता है? जस्ट अ पीस ऑफ मैटर और क्वांटिटी ऑफ मैटर हैविंग नो प्रैक्टिकली लीनियर डायमेंशन बट अ पोजीशन. नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल. टू टाइप से डिफाइन करते हैं, बाय पोजीशन वेक्टर, बाय कोऑर्डिनेट्स. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? लाइन जॉइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू पार्टिकल, जहां पे भी सिचुएटेड है उस पॉइंट को जोड़ना है हमें. ठीक है. सेकेंड बाय कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पॉइंट से नॉर्मल लेंथ हमें ड्रॉ करनी है. कहाँ ड्रॉ करनी है? प्लेन्स में, जो भी एक्स वाई जेड से मिलकर बने. उन लेंथ्स को ही हमने क्या बोला? कोऑर्डिनेट. उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन डिस्क्राइब किया था. रिलेशन क्या होता है? r इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप. और मैग्नीट्यूड की हमने बात की थी, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. उसके बाद मूविंग ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, उसके डेरिवेशन का स्टडी किया. उसके बाद हमने बात की कि इवेंट क्या होता है. आप इवेंट से समझते क्या हो? यूज में तो लेते हो कि हाँ ये इवेंट हो रहा है, बट उसका मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ अकरेंस एंड पॉइंट टेकन टुगेदर. और इस इवेंट को जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है और मेजर कर रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर. तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज ली है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने गेन की है. और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि जब भी नए लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन फाइंड आउट हो जाए. और लेक्चर को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना मत भूलना. अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा. उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने ले आऊँ. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ. थैंक यू.